आज आगे की भाग की बात करेंगे पंजाब की। तो देखिए, गोविंद गुरु सिंह की मृत्यु के बाद यानी पंजाब की बात करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आ गया था। दूसरा नाम था इसका लक्ष्मण देव। तो सिखों का गुरु गोविंद सिंह है, वो 10वां गुरु था। उसके बाद में जो नेतृत्व किसका आ गया था, बंदा बहादुर के हाथ में। अब देखो, 1900 यानी 1716 में फ़र्रुखसिंह ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी। तो 1716 में बंदा बहादुर की हत्या किसने कर दी थी, फ़र्रुखसिंह। नादिर शाह 1739 में और अहमद शाह अब्दाली 1767 के आक्रमण से पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो देखो, नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली ने 1767 में किया। तो इससे पंजाब में जो सिख शक्ति है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। आगे देखो, बात करते हैं अपने कपूर सिंह की। कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित किया। ये इंपॉर्टेंट है उनमें। कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित किया। 1748 में उन्हें दल खालसा का नाम दिया। इसका नाम रखा था दल खालसा 1748 में। पंजाब में अफगान आक्रमण, मुगल सूबेदारों के अत्याचार से हुई व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा ने 1753 में राखी प्रथा की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में अफगानिस्तान आक्रमण और मुगल सूबेदारों के अत्याचारों से हुई व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा का गठन कब किया, 1753 में। और इसे क्या कहा गया है, राखी प्रथा की शुरुआत है वो 1753 में होती है। आगे बात करते हैं, देखिए, इसके तहत प्रत्येक गांव में उपज का 5वां भाग दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। जो प्रत्येक गांव का उपज का 5वां भाग दिया जाता था, ये दल खालसा की सुरक्षा के प्रबंध करता था, उसमें वो खर्चे करते थे। राखी प्रथा से सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। तो सिख है, इस प्रथा से क्या है, वो मजबूत है और राजनीतिक शक्ति है उसमें क्या है, ये बढ़ावा मिला इनको। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। 12 सिखों की कुल मिसलें हैं। इसके संस्थापक देखिए, अहलुवालिया मिसल, ये जसा, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। अहलुवालिया मिसल के संस्थापक जसा सिंह। शुक्र चकिया मिसल चरत सिंह, ये भी पूछा गया है। शुक्र चकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह था और एलुवालिया मिसल के जसा सिंह था। शेखपुरिया मिसल का नवाब कपूर सिंह था और भंगी मिसल का छज्जा सिंह, ये भी कहीं आया हुआ है। भंगी मिसल का छज्जा सिंह या हरी सिंह। और फुलकिया मिसल का है संधू जाट चौधरी यानी फूल सिंह। आगे बात करते देखो कि रामगढ़िया मिसल के जसा सिंह रामगढ़िया है, कन्हैया मिसल के जय सिंह और शहीदी मिसल के बाबा दीप सिंह और नक्की मिसल के हीरा सिंह और बुल्लेवालिया मिसल के गुलाब सिंह। अब देखो आगे है, इसमें बुल्लेवालिया मिसल कौन है, गुलाब सिंह। और निशान वालिया मिसल के यानी संगत सिंह। निशान वालिया मिसल के कौन है संस्थापक, संगत सिंह। और करोड़ खिंदिया मिसल के बघेल सिंह। करोड़ खिंदिया मिसल के है बघेल सिंह। इन 12 मिसलों में एकमात्र फुलकिया मिसल सतलज के दक्षिण में थी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इन 12 मिसलों में फुलकिया मिसल है वो सतलज के दक्षिण में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते देखिए कि कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह एलुवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया था। तो कपूर सिंह की मृत्यु के बाद में जस्सा सिंह एलुवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में क्या हो गया, विभाजित हो गया।
मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक जैसा या समान। तो मिसल अरबी भाषा का शब्द है और उसका जिसका अर्थ है एक जैसा या समान। एलोवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह थे। कौन थे? सरदार जस्सा सिंह एलोवालिया के। इंपॉर्टेंट है ये। एलोवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मुगल शासकों ने दी थी, यानी उसको उपाधि भी दी मुगल शासकों द्वारा सुल्तान ए कौम की। आगे बात करते हैं अपन, देखिए जस्सा सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। जो जस्सा सिंह ने स्वयं के बादशाह नाम घोषित करके अपने नाम के क्या चलाए थे? सिक्के। अब है पटियाला नाभा व जिंद के रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल ने की थी। यानी पटियाला नाभा जिंद के रजवाड़ों की स्थापना किसने की थी? फुल्किया मिसल ने की थी। ये एकमात्र मिसल थी जो सतलज के दक्षिण में स्थित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सतलज के दक्षिण में स्थित कौन सी जो मिसल थी, तो उसमें आपको फुल्किया मिसल का नाम है वो आपको याद रखना है। ये पटियाला नाभा एवं जिंद के रजवाड़ों की स्थापना, रजवाड़ों का मतलब राजपूतों का, राजाओं का राज, ठीक है ना। तो फुल्किया मिसल ने ये एकमात्र मिसल थी जो सतलज नदी के दक्षिण में स्थित थी। अब देखो फुल्किया मिसल सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? देखो 1765 में तबल ओ आलम एक नंगाड़ा एक निशान भेंट किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तबल ओ आलम एक नंगाड़ा और एक निशान भेंट किया था। आगे बात करते देखिए। अब देखिए इसमें 17 अक्टूबर 1762 को दीपावली के दिन अमृतसर में 60,000 सिख एकत्रित होते हैं। तो 17 अक्टूबर 1762 को दीपावली के दिन अमृतसर में 60,000 सिख एकत्रित होते हैं। यहाँ से सिखों का पुण्य उदय होता है। सिखों ने 1764 में पंजाब में अफगानिस्तान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए देग, यानी देग का मतलब दान, तेग मतलब शक्ति, और फतेह का मतलब वीरता का नारा दिया। यहाँ दोबारा देखिए इसको। सिखों ने 1764 में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए क्या है? देग यानी दान, तेग यानी शक्ति, और फतेह यानी वीरता का नारा दिया था। वे इन नारों से युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए जो पंजाब में सिख प्रभुसत्ता की शुरुआत मानी जाती है। तो सिख प्रभुसत्ता की शुरुआत ये मानी जाती है, शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए थे। आगे बात करते देखिए। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय शुक्र चकिया मिसल को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय है शुक्र चकिया मिसल को दिया जाता है। और रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। रणजीत सिंह है उसका मुखिया थे। रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। ये आपको ध्यान रखना है। रणजीत सिंह है महासिंह के पुत्र थे। आगे देखो शुक्र चकिया मिसल का प्रभाव रावी और चिनाब नदियों के बीच में था। तो शुक्र चकिया मिसल का क्षेत्र है और रावी और चिनाब दोनों ही सिंधु की सहायक नदी है। ये महाराणा रणजीत सिंह 1792 से 1839। अब रणजीत सिंह की बात करें तो उसका शासनकाल 1792 से लेकर 1839 तक रहा। अब देखो रणजीत सिंह क्या करता है, देखिए कि रणजीत सिंह की अपन बात करते हैं। 1 मिनट इधर तो नहीं रह गया ना, नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं अपन, देखिए तो 1792 में ये 1839। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ और 1792 में अपने पिता महासिंह की मृत्यु के बाद, पिता का नाम क्या था? महासिंह, और मृत्यु के 12 वर्ष के बाद आयु में रणजीत सिंह शासक बने, कम आयु में ही। किंतु 1792 से 97 तक अल्पवयस्क रणजीत सिंह की माता और रणजीत सिंह की सास सदाकौर
और दीवान लखपत राय ने एक प्रतिशासन परिषद का गठन कर शासन संचालित किया। तो देखो 1792 से 97 तक अल्पवयस्क रणजीत सिंह की माता और रणजीत सिंह की सास सदाकौर और दीवान लखपत राय ने एक प्रशासन परिषद की गठन कर शासन संचालित किया और 1797 में रणजीत सिंह ने स्वयं शासन संभालता। फिर आगे जाकर के 1797 में रणजीत सिंह ने अपना शासन है वो संभाल लेता है। आगे देखो बात करते हैं रणजीत सिंह का विवाह कन्या मिसल के प्रमुख सदाकौर की पुत्री मेहताब कौर से हुआ था। तो रणजीत सिंह की शादी है कन्या मिसल के प्रमुख सदाकौर की पुत्री थी मेहताब कौर से हुआ था। रणजीत सिंह अपने आप को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर खालसा के नाम पर शासन किया। तो रणजीत सिंह अपने आप को क्या है, खालसा या सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर खालसा के नाम पर उन्होंने शासन किया था। अब बात करते आगे, देखिए ये लो 1796 में पंजाब से लौटते समय काबुल के शासक जमान शाह यानी अब्दाली का पोता था ये, और जमान शाह तो ये इनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो देखो 1796 में पंजाब से लौटते समय काबुल का शासक कौन था, जमान शाह की तोपें वो कहाँ गिर गई, चिनाब नदी में गिर गई और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर भिजवा दिया था। इससे प्रसन्न होकर जमान शाह ने 1799 में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। तो इतना कुछ हुआ कि नदियों में से जो चिनाब नदी में तोपें गिरी उनको निकाल करके रणजीत सिंह ने जमान शाह को पहुंचा दिया था। तब तो ये खुश होकर के क्या जमान शाह ने क्या किया, 1799 में रणजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी और लाहौर की उसको सूबेदारी दे दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे बात करो देखिए कि रणजीत सिंह 1800 ईस्वी में बसीन युद्ध में अपने प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो रणजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में बसीन युद्ध में अपना प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण कर लिया था। रणजीत सिंह 1805 में यानी बंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर गुजरावाला की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि रणजीत सिंह ने 1805 में बंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर गुजरावाला की जगह लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। अब आगे बात करते देखिए इस प्रकार राजनीतिक राजधानी लाहौर व धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह के अधीन हो गई। तो इस प्रकार राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह के क्या हो गई थी, अधीन हो गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते देखो 1806 में रणजीत सिंह ने अकाल तख्त बुलाया और राजनीतिक मामलों में, तो 1806 में रणजीत सिंह ने क्या बुलाया था, अकाल तख्त, और राजनीतिक मामलों में क्या किया, देखो राजनीतिक मामलों में ये इधर वाला इसमें आएगा, राजनीतिक मामलों में उन्होंने क्या किया था, कहाँ गया, राजनीतिक मामलों में उन्होंने अंतिम कुर्मत लाया था, ठीक है ना, यहाँ से होगा। तो राजनीतिक मामलों पर भी अंतिम गुरुमता लिया था। इसे होलकर की सहायता न करने का फैसला लिया और उन्होंने होलकर की सहायता न करने का फैसला भी लिया। इसी वर्ष जनरल लेक और रणजीत सिंह के मध्य लाहौर में एक समझौता हुआ और जिसके तहत होलकर को अमृतसर छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने पंजाब से अपनी सेना हटा ली थी। आगे देखो बात करते हैं, ये लो
कि 1808 में रणजीत सिंह सतलज नदी पार कर फरीदकोट, मालेरकोटला मालेरकोटला तथा अंबाला को जीता। तो 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मालेरकोटला, अंबाला को जीत लिया था। लॉर्ड मिंटो ने डेविड ओक्टरलोनी के नेतृत्व में सेना भेजी। तो लॉर्ड मिंटो ने डेविड ओक्टरनोलो के नेतृत्व में क्या भेजी थी? सेना, जिसने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा की। जिसने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर क्या अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा भी कर दी थी। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कि 1809 में कांगड़ा के डोगरा सरदार संसार चंद पर जब गौर का सरदार अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। यानी 1809 में कांगड़ा के डोगरा सरदार संसार चंद्र पर जब गौर का सरदार अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी और रणजीत सिंह ने संसार चंद्र की सहायता के लिए सेना भेजकर कांगड़ा को अपने नियंत्रण में ले लिया। आगे बात है अमृतसर की संधि। ये अगले वाली संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है कि अमृतसर की संधि पहले तो बात तो कब हुई थी, ये सन पूछी जाती है 1809 में। 1808 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के पास मेटकॉप मिशन भेजा था। तो 1808 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के पास क्या भेजा? मेटकॉप मिशन भेजा था। रणजीत सिंह 25 अप्रैल 1809 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉप से अमृतसर की संधि की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत था चार्ल्स मेटकॉप से अमृतसर की संधि की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? चार्ल्स मेटकॉप। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, ये लो, इस संधि द्वारा रणजीत सिंह सतलज के पूर्व में अपने दावे को छोड़ दिया था। तो रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व में अपना दावा छोड़ दिया। इसके साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा सतलज नदी तक स्वीकार की थी। तो साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो सतलज नदी का तट तक मान लिया था। और रणजीत सिंह को उत्तर में साम्राज्य विस्तार की छूट दी कि आप उत्तर में चाहो जितना साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। अर्थात रणजीत सिंह क्रियाशीलता सतलज के दाईं ओर सीमित कर दी गई थी, दाईं तक की सीमित कर दी थी उसकी रणजीत सिंह की। अब इसके तहत अंग्रेजों ने लुधियाना में अपनी सेना रखना तय किया। तो लुधियाना वर्तमान पंजाब में ही है और वहाँ पर सेना रखना तय किया। रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष से बचना चाहते थे क्योंकि वे सैन्य दृष्टि से कमजोर थे। भाई रणजीत सिंह को ये पता था अंग्रेजों की शक्ति को, कि अंग्रेजों की शक्ति है वो युद्ध की इसके हथियारों के मामले में, प्रशिक्षण के मामले में हमसे मजबूत है। तो वो सीधा अंग्रेजों से टक्कर नहीं लेना चाहता था। उसको पता था कि उनकी शक्ति है वो ज़्यादा है। 1809 की अमृतसर संधि पर एक सैनिक ने कहा आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। जब ये संधि की ना 1809 की अमृतसर की, तो उस संधि पर एक सैनिक ने कहा कि आज रणजीत सिंह की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह 1813 में अटक और 1814 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर यानी श्रीनगर और 1823 में पेशेवर को जीता था। अब देखो उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1813 में अटक जीता, 1818 में मुल्तान, 1819 कश्मीर, श्रीनगर और 1823 में पेशावर को जीता था। रणजीत सिंह ने 1809 में अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा, यानी रणजीत सिंह ने 1809 में अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक होता शाह शुजा अब्दाली का पुत्र जो लाहौर में निर्वासित जिंदगी जी रहा था, निकाल दिया। अब्दाली का पुत्र है वो लाहौर में निर्वासित जिंदगी जी रहा था, पुनः सत्तारूढ़ होने में मदद की थी। तो रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की थी वापस उनको सत्ता प्राप्त करने में। आगे बात करते देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शाह शुजा
रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह को क्या दिया, एक कोहिनूर हीरा दिया, जो 1739 में नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ले गया था। जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये कोहिनूर हीरा लूट करके ले गया था, ईरान ले गया था वो। अब देखो 1831 में एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर बर्नस रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ। तो 1831 में एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है अलेक्जेंडर बर्नस और रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ, जिसकी यात्रा मुख्य उद्देश्य था सिंध पर आक्रमण के लिए मार्ग का सर्वेक्षण करना। कि उसका टारगेट ये था कि सिंध का आक्रमण करने के लिए क्या, मार्ग का सर्वेक्षण करना। अब देखो आगे बात करते हैं अपने 1831 में रणजीत सिंह एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 1831 में रणजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मध्य रोपड़ नामक स्थान पर मुलाकात हुई। तो रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंक के मध्य रोपड़ आपका पंजाब में ही है, वहाँ पर इनकी दोनों की मुलाकात हुई। अब देखिए 1 मिनट इसको यहाँ कर देता हूँ, छूट जाएगा ये नहीं तो। अब सही है। अब देखो रणजीत सिंह ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेजों व शाह शुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। यानी रणजीत सिंह ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या है, अंग्रेजों व शाह शुजा मराठों से था ये, तो उसके साथ एक क्या किया था, त्रिपक्षीय संधि की थी। इसके तहत ब्रिटिश सेना सिंध से होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगी। तो ब्रिटिश सेना है सिंध से होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगी और रणजीत सिंह निष्पक्ष रहेगा। रणजीत सिंह है वो लड़ाई नहीं करेगा, अलग ही रहेगा। तो ये कहलाता है त्रिपक्षीय संधि 1838 में। अब देखो आगे बात करते हैं रणजीत सिंह 1839 में मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है कब, 1839 में। इसके बाद क्रमश खड़ग सिंह, नौनियाल सिंह और शेर सिंह शासक बने। तो उसके बाद में खड़ग सिंह सीधा खड़ा हो गया उसकी मृत्यु होने के बाद में, खड़ग सिंह, नौनियाल सिंह और शेर सिंह। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार किया। तो ऐसा भारत का प्रथम शासक था जिन्हें जो सहायक संधि वेलेजली लेकर गया ना 1798 में, तो उन्होंने इस सहायक संधि को अस्वीकार किया था। वे कभी अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया था। पहले सहायक संधि मद्रास के साथ की थी। अब देखो रणजीत सिंह की एक आंख चेचक से खराब हो गई थी। तो चेचक हो गए थे, एक आंख चेचक से रणजीत सिंह की खराब हो गई थी। अब देखो आगे ये क्या कहता है, रणजीत सिंह ने कहा कि ईश्वर की इच्छा भी मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी ले लिए। उसने कहा कि मैं एक आंख इसलिए है कि एक सभी धर्मों को मैं एक निगाह से देखूं, एक नज़र से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी भगवान ने ले लिए। फ्रांसीसी लेखक विक्टर जैक्विमो, फ्रांसीसी लेखक क्या नाम है, विक्टर जैक्विमो ने रणजीत सिंह एक असाधारण पुरुष और छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा जाता है। तो इसे बोनापार्ट भी कह सकते हैं। किसने कहा था, विक्टर जैक्विमो ने क्या कहा रणजीत सिंह के बारे में कि एक असाधारण पुरुष है ये और छोटे पैमाने पर क्या है, बोनापार्ट है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसी इसकी संज्ञा दी गई थी। आगे देखो अब देखो रणजीत सिंह का प्रशासन है। प्रशासन रणजीत सिंह का बहुत ही अच्छा था। रणजीत सिंह सिख मिसल के संगठित करने के लिए अपने राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि अपने राज्य का सरकार ए खालसा नाम है वो दिया था। और वे नानक शाही गोविंद शाही सिक्के चलाए थे। नानक शाही गोविंद शाही सिक्के किसने चलाए, रणजीत सिंह ने। और केंद्रीय प्रशासन में 12 विभाग थे। केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग थे, 12 विभाग थे, जिनमें 4 महत्वपूर्ण थे। देखो पहला कौन सा था, यहाँ मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये लो 12 विभाग की बात करें तो उसमें पहला कौन सा है, दफ्तर ए अबवा
बुलमाल। क्या नाम है? दफ्तर ए अबुआ बुलमाल। अबुआ बुलमाल। ये राज्य की आय व्यय का लेखा रखता था। राज्य की क्या है? आय व्यय का लेखा रखता था। दूसरा है दफ्तर ए तोजियात। ये शाही घराने पर होने वाले कुल खर्चों का हिसाब रखता था। दफ्तर ए तोजियात का क्या काम था? ये शाही घरानों में होने वाले कुल खर्चे का हिसाब रखता था। आगे देखो तो दफ्तर ए मुवाजिब। क्या नाम है? दफ्तर ए मुवाजिब। ये सैनिक व नागरिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का हिसाब रखता था। तो ये सैनिक व नागरिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का हिसाब रखते थे, उसे कहते थे दफ्तर ए मुवाजिब। आगे बात करते अपन देखिए चौथा। चौथा देखो दफ्तर ए रोजमचा। दफ्तर ए रोजनामचा। इकराजात। इकराजात। दोबारा देखिए क्या नाम है? दफ्तर ए रोजनामचा इखराजात। ये विभाग प्रतिदिन होने वाले संपूर्ण खर्चे का हिसाब किताब रखता था। आगे देखो पॉइंट दे रहा आपका दीनानाथ और भवानीदास। दीनानाथ भवानीदास इसके वित्त मंत्री व फकीर अजीम यानी अजीजुद्दीन विश्वसनीय विदेश मंत्री थे। तो दीनानाथ है, भवानीदास है, उसके वित्त मंत्री, और फकीर यानी अजीजुद्दीन के विश्वसनीय क्या थे? विदेश मंत्री थे। मोहकम चंद इसके दीवान थे। मोहकम चंद क्या थे? उसके दीवान थे। ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री वजीर था और नूरुद्दीन शाह परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे और हरि सिंह नलवा सेनापति थे। एक बार इसको दोबारा देखिए कि दीनानाथ और भवानीदास उसके वित्त मंत्री थे, वित्त भार संभालते थे, और फकीर अजीजुद्दीन विश्वसनीय उसके विदेश मंत्री थे, फकीर अजीजुद्दीन। और मोहकम चंद इसके दीवान थे, किसके? रणजीत सिंह के। और ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री यानी वजीर था और नूरुद्दीन शाही परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे और हरि सिंह है नलवा सेनापति थे। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कि पंजाब 4 प्रांतों में यानी विभाजित था। लाहौर, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। तो प्रांतों के प्रमुख नाजिम कहा जाता था। अब देखो प्रांतों को प्रगणों में बांटा गया था। प्रांत को किस में बांट दिया था? प्रगणों में। ये वैसे मुगल काल में बंट गया था। कारदार नामक अधिकारी प्रगना यानी जिले का प्रशासनकारी, यानी कारदार नामक अधिकारी है वो जिले का प्रशासन संभालता था। प्रगणों को तालुका में बांटा गया था। फिर देखो प्रगणों को किस में बांट दिया था? तालुका में। और तालुका को मौजू यानी मौजू का मतलब गाँव में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रगणों को तालुका में बांटा और तालुका को मौजू यानी गाँव में बांट दिया था। तो इस तरह यह आपका आज का जो प्रशासन है उसके बारे में अपन पढ़ा है। कल अपन अगला भाग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।